देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में आप लोगों को बताया था, सिस्टम्स के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा रिवीजन भी इसलिए कर देता हूँ, आपको पुरानी चीज़ें कम से कम एटलीस्ट याद आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इसके पहले थर्मोडायनेमिक वर्क जस्ट इस पेज के ऊपर दिख रहा है कि थर्मोडायनेमिक वर्क क्या है। और इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्किंग मटेरियल के आधार पर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस की हिंदी मैंने बताई थी समांग निकाय। हेट्रोजीनियस सिस्टम की मैंने हिंदी बताई थी हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये ये दो चीजें ये दो चीजें समांग असमांग मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता चुका है। और ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सारे सिस्टम मैंने बता दिया है। और अगर BME का पार्ट 1 का वीडियो आप उठाएंगे तो उसमें स्टार्टिंग का थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, वर्किंग सबस्टेंसेस और प्योर सबस्टेंस, ये सारी चीज़ें उसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जैसा कि इस किताब के पेज पे आप देखेंगे कि 1.2 टॉपिक जो है, जिसको हिंदी में बोला गया है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, एज पर नेम, नाम के अनुसार ही यह ज्ञात हो रहा है। जीरो जीरो मतलब क्या होता है, शून्य। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस इस लॉ में कहा है कि संतुलन का खेल है। इस लॉ में क्या कहा है, संतुलन का खेल है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, शून्यवें नियम में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मागतिकी संतुलन ऊष्मागतिकी संतुलन जिसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी संतुलन, ऊष्मागतिकी की इंग्लिश होती है थर्मोडायनेमिक, संतुलन की इंग्लिश होती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो ऊष्मागतिकी, यदि दो निकाय, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, दो निकाय की बात कर रहा है, सिंगल निकाय नहीं है, कोई सिंगल सिस्टम नहीं है, दो सिस्टम्स हैं वहां पे। यदि दो निकाय यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मागतिकी संतुलन में है तो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। एक छोटा सा इसका मतलब मैं समझाना चाहूंगा पहले आप लोगों को कि देखिए मैंने क्या बोला, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है। तो आप देखिएगा कि ऊष्मागतिकी जो हमारा है, शून्यवां नियम जो हमारा है, कह रहा है कि दो निकाय, ठीक है, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मागतिकी संतुलन में है, यदि जैसे एक निकाय का नाम मान लीजिए ए है, दूसरे वाले निकाय का नाम बी है, ठीक है, और ये दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, यानी कि निकाय सी के साथ, मान लीजिए सी है निकाय तीसरा, तो ए निकाय, ए फॉर एप्पल, ए निकाय और बी निकाय, पहला निकाय और दूसरा निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब सी वाले के साथ क्या है, ऊष्मागतिकी संतुलन में है, तो ये आपस में भी संतुलन में होगी। अगर ए और बी, एक एक निकाय ए, दूसरा निकाय बी, अगर ये दोनों निकाय
तीसरे निकाय यानी कि सी निकाय के साथ उष्मागतिकीय संतुलन में होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये हुआ कि आप हैं और आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप हैं और आपके साथ कोई और एक अन्य लड़का खड़ा है। अब ये दोनों लोग, ठीक है, आप दोनों लोग किसी तीसरे बंदे के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप दोनों में भी क्या होगा, एक सामंजस्य होगा। तो बस वही चीज कहना चाह रहा है कि बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि अगर एक निकाय और दूसरा निकाय, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बताता हूं, इसका उदाहरण भी है, इसका उदाहरण भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। उष्मागतिकी का शून्यवां नियम तापमान मापन का आधार है। तापमान पदार्थ का गुण है। यदि एक पिंड का तापमान दूसरे पिंड के तापमान से अधिक है, तब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होती है, पदार्थ की अतिरिक्त ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है बाबू, सुनिएगा। उष्मागतिकी का शून्यवां नियम जो है क्या है, तापमान मापन पर आधार होता है। मतलब कि ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर मेजरिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल जहां पे शब्द आता है मतलब वहां पे टेम्परेचर का शब्द आ गया, वहां पे उष्मा, वहां पे हीट का मतलब आ गया। ठीक है, तो जब यदि दो निकाय, स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक में समझाया कि आपको यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय से आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों निकाय भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, अब देखो जो नीचे मैंने बताया कि तापमान का आधार है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मैंने जो दो निकाय हैं, यदि दो निकाय तीसरे निकाय से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने क्या बताया, मैंने यही तो बताया थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों आपस में उष्मा सेम में है, सेम उष्मा को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर सेम टेम्परेचर में है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा था। और तापमान जो होता है वो पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है, एक तरीके का प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है कि एक अगर उसमें प्रॉपर्टीज है, किसी मटेरियल में, पदार्थ में यह गुण है, तो तापमान फ्लो करने का भी गुण उसमें होगा। अगर मटेरियल है, मेटल है, तो उसमें क्या होगा, तापमान फ्लो करेगा। तापमान का मतलब क्या है, हीट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, तो पदार्थ का क्या है, यह गुण है कि तापमान का स्थानांतरण होता है। अब आगे देखिए, नियम के सत्यापन के लिए किन्हीं तीन निकाय, नियम को सत्यापन मतलब कि प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए किन्हीं तीन निकाय को लिया गया है, किसी तीन निकाय को लिया गया है, जिसको हम लोग दर्शाए हैं कैसे, S1। देखिए जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रहा हूँ, सबसे अंतिम पैरा जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। नियम के सत्यापन के लिए किन्हीं तीन निकाय S1, S2, S3, मतलब कि S1 जो है हमारा पहला निकाय है, S2 हमारा दूसरा निकाय है, S3 हमारा तीसरा निकाय है। ठीक है, ये तीन निकाय को हम क्या करते हैं, लेते हैं। अब देखिए आगे, जो परिवेश में विलगित हों, जो परिवेश में विलगित का मतलब आइसोलेटेड हों। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि ना ही ऊर्जा, ना ही
द्रव्यमान का क्या होगा, आदान प्रदान होगा परिवेश से। मतलब कि S1 जो हमारा निकाय यानी कि सिस्टम है, S1 सिस्टम जो है, उसमें जो ऊर्जा होगी, उसमें जो द्रव्यमान होगा, मतलब उसकी जो मास होगी, जो एनर्जी होगी, वो सराउंडिंग में, परिवेश में नहीं जाएगी निकाय से, और ना ही परिवेश से निकाय की ओर आएगी। इस तरह का वो सिस्टम होगा। S1 होगा, S2 भी होगा, S3 भी होगा। मतलब S1 भी क्या है, एक निकाय है, S2 भी क्या है, एक निकाय है, S3 भी क्या है, एक निकाय है। लेकिन तीनों निकाय का आधार जो है विलगित निकाय के ऊपर लिया गया है, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर लिया गया है। अब आगे देखिए, माना दो निकाय, माना अब यहाँ पे देखिए हम लोग सपोज कर रहे हैं दो निकाय कौन कौन से, S1 तथा S2, जो कि तापी सम्यता में है, जो कि तापी सम्यता मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। S1 तथा S2 जो कि तापी सम्यता में है, और S2 तथा S3 भी तापी सम्यता में है। मतलब क्या है कि S1 जो है S2 के तापीय सम्यता में है, और S2 जो है हमारा S3 के तापीय सम्यता में है। मतलब समझिएगा, पहला वाला पहला निकाय दूसरे निकाय के तापीय सम्यता में है, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि जो टेम्परेचर पहले का होगा वही टेम्परेचर दूसरे का होगा, ठीक है, और दूसरे का जो टेम्परेचर होगा वही तीसरे का टेम्परेचर होगा। यानी कि पहला दूसरा आपस में क्या हुए, थर्मल इक्विलिब्रियम में हुए, और दूसरा तीसरा भी क्या हुए, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हुए, जैसा कि यहाँ पे किताबों में आपके लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, माना दो निकाय S1 तथा S2 जो कि तापीय सम्यता में है, और S2 तथा S3 भी क्या है, तापीय सम्यता में है। जब, अब आगे देखिएगा, जब S1 और S3 को संपर्क में लाते हैं, अभी तक देखिएगा एक चेन की तरह था, मतलब S1 पहले था, S2 उसके बाद था, S3 उसके बाद था। तो S1 S2 से तापीय सम्यता थर्मल इक्विलिब्रियम में था, और S2 S3 से तापीय सम्यता में था, थर्मल इक्विलिब्रियम में था। अब क्या कर रहे हैं, S1 और S3 यानी पहले और तीसरे को एक दूसरे के संपर्क में ला रहे हैं, ठीक है, संपर्क मिला रहे हैं। तब क्या हो रहा है, दोनों निकायों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अतः S1 तथा S2 आपस में तापीय सम्यता में होंगे, या S1 तथा S2 का तापमान बराबर होगा। बात समझे मैंने क्या बोला है स्टार्टिंग में, तापमान बराबर होने की बात कही है। तापीय सम्यता, थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की मैंने जो बात कही है वो ये कही है, जीरोथ लॉ। एक लाइन में आप फिगर इमेज करिए, आप फिगर इमेजिन कीजिए, आप फिगर इमेजिन कीजिए और ये सोचिए कि तीन निकाय को हमने लिया, तीन निकाय को हमने लिया, तीन निकाय मतलब सपोज कर लीजिए एक गोल बनाया सर्किल, दूसरा गोल बनाया सर्किल, तीसरा बनाया गोल सर्किल, ठीक है। अब ये तीन गोल सर्किल को, एक को दे दिया, नाम दे दिया S1, दूसरे को नाम दे दिया S2, तीसरे को नाम दे दिया S3। ये तीन S1 S2 S3 क्या है, निकाय हैं। लेकिन किस पे आधारित हैं, कौन से निकाय पे आधारित हैं, आइसोलेटेड सिस्टम पे आधारित हैं, विलगित निकाय पे आधारित हैं। तो विलगित निकाय हमारा क्या कहता है कि मास हुआ, एनर्जी हुआ, ये निकाय से परिवेश की ओर नहीं निकलेगा, ना ही परिवेश से निकाय की ओर निकलेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया आप लोगों को, और क्या बोला है, S1 हुआ और S2 हुआ, यानी कि पहला निकाय हुआ और दूसरा निकाय हुआ। ये दोनों निकाय S1 तथा S2 आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय सम्यता में है। और क्या बोला, S2 हुआ, S3 हुआ, क्या है, आपस में तापीय सम्यता में है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में, अब देखिए आगे कह रहा है कि S1 और S3 को अगर मिला दें, एक दूसरे के संपर्क में लाएं, तो ये भी क्या होंगे, तापीय सम्यता में होंगे। S1 और S3 का भी तापमान क्या होगा, बराबर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हम लोग उदाहरण देखेंगे। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे बाबू, उदाहरण देखेंगे, ठीक है।
अब देखिए बाबू, इसी का आप चित्र देखिए, चित्र 1.6, चित्र 1.6, इसमें क्या दिखा रहा है कि S1 जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे, इसमें तीनों को S3 ले लिया है, जबकि गलत लिया है, ठीक है, गलत लिया है। ये तीनों क्या होंगे, एक S1 होगा, एक S2 होगा, एक S3 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे के टेम्परेचर क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए लास्ट लाइन क्या कही है, ऊष्मागतिकी का शून्यता नियम तापमान मापन के लिए आधार प्रदान करता है। तापमान मापन मंत्र थर्मोमीटर को तीसरी वस्तु माना जाता है और यह तापमान मापी जाने वाली वस्तु की एक निकाय स्केल में तुलना करता है। जैसे जैसे थर्मामीटर को क्यों लगाया गया है, थर्मामीटर को क्यों उदाहरण के रूप में लाया गया है, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये टेम्परेचर मापन, तापमान मापन के कार्य में आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, अब इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझेंगे। हमने पहले बताया कि तीन बॉडी है, तीन निकाय है, एक S1 है, दूसरा S2 है, तीसरा S3 है। पहला दूसरे से तापीय सम्यता में होगा, दूसरा तीसरे से होगा। तो बाबू पहला और तीसरा भी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार थर्मामीटर का मतलब क्या है, थर्मामीटर जब आप किसी बॉडी, जैसे आपको अगर फीवर आ रहा है और आपने थर्मामीटर मुंह में लगाया, तो क्या होगा, क्या होगा, पहला आपका सिस्टम क्या है, जो आपकी शरीर है, वो आपका क्या है, पहला निकाय है। दूसरा क्या है, दूसरा थर्मामीटर है, दूसरा निकाय। तो पहला निकाय आपका शरीर हुआ, दूसरा निकाय आपका थर्मामीटर हुआ। तो अगर उस थर्मामीटर को आपके शरीर में लगाएंगे, तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जाहिर सी बात है वो तापमान तब तक ट्रांसफर होता रहेगा थर्मामीटर में, वो आपके शरीर का तापमान तब तक ट्रांसफर, स्थानांतरित होता रहेगा आपके शरीर में, जब तक थर्मामीटर और आपका शरीर तापीय सम्यता में नहीं आ जाता। मतलब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। मतलब ये हुआ कि आपके शरीर का तापमान और थर्मामीटर का तापमान जो है बराबर नहीं हो जाता। तब तक क्या होगा, तापमान हमारा ट्रांसफर होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जैसे ही तापमान शरीर का और थर्मामीटर का बराबर हो जाएगा, वैसे कोई तापमान ट्रांसफर नहीं होगा और आप निकाल करके टेम्परेचर को देख लेंगे, हाँ मेरे बॉडी का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शरीर आपका और टेम्परेचर थर्मामीटर आपका एक दूसरे के तापीय सम्यता में आए। तो यही तो कहना चाह रहा है जीरोथला कि एक निकाय दूसरे निकाय के तापीय सम्यता में होंगे, दूसरा निकाय तीसरे निकाय के तापीय सम्यता में होंगे। तो पहला और तीसरा भी क्या होगा, एक दूसरे से तापीय सम्यता में होंगे। बस यही क्या कहना चाह रहा है, जीरोथला कहना चाह रहा है। आगे का टॉपिक देखिएगा क्या लिखा है, एनर्जी, ऊर्जा। तो देखिए क्या क्या है इस टॉपिक में, क्या है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में ऊर्जा कह रहा है, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है,
ऊर्जा होती है। क्यों कहा? फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को हम समझेंगे, कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है? ऊर्जा होती है। देखिए आपका जो शरीर है, अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं, 2 रोटी सुबह सुबह आपने खाया और एनर्जी आपको मिला, 2 रोटी आपने सुबह सुबह खाया और आपको एनर्जी मिला, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बाबू कि जो रोटी खाया उससे आपको ऊर्जा मिली, जो रोटी आपने खाया उससे आपको क्या मिली? ऊर्जा मिली। तो अब उस ऊर्जा से अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो तब तक ही कर पाएंगे जब तक आप में ऊर्जा है। जब तक आप में ऊर्जा है तब तक ही आप किसी कार्य को कर पाएंगे। अब 2 रोटी खाने के बाद आप 10 रोटी खाने के बराबर का कार्य तो नहीं कर सकते, 10 रोटी के बराबर का कार्य तो नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? हमारी ऊर्जा कहलाती है। अगर हम 2 रोटी खा करके कार्य को कर रहे हैं तो 2 रोटी से जो हमें ऊर्जा मिली थी वही क्या है? कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता इज क्या होता है? ऊर्जा कहलाता है। द वर्क इज डन इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य था। अब देखिए, आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। यह किसी भी पदार्थ में उसकी उत्तेजित या चल अवस्था द्वारा प्रदर्शित होती है। मतलब क्या है? किसी भी पदार्थ में कितना एक्साइटमेंट है, किसी भी पदार्थ में कितना एक्साइटमेंट है, कितना उसमें चल है, उससे प्रदर्शित होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं टॉपिक से एनर्जी को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे माइल्ड स्टील है, लोहा है, छड़ है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। पहले ठंडी अवस्था में जब वो है तो उसको छुएंगे तो बहुत ही हार्ड होगा, मतलब कि अगर किसी को मार दीजिए लोहे से तो उसका सर फट जाएगा। लेकिन जब उसको टेम्परेचर दे रहे होंगे हम, जब उसको गर्म कर रहे हैं और इतना गर्म कर दिए कि वो छड़ जो है, लोहा जो है, रेड हॉट हो गया, एकदम लाल हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉफ्ट होने लगेगा, लोहा जो है थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा, मतलब जिधर चाहिएगा मोड़ दीजिएगा, जिधर चाहिएगा दबा दीजिएगा, और हैमरिंग कर देंगे उस पे, मतलब हथौड़े से पीट देंगे तो चिपटा हो जाएगा, पत्ती की तरह हो जाएगा। तो क्या ठंडे अवस्था में भी हो जाता? नहीं। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सारी चीजें हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं। ठंडे में क्या है? क्लोजली पैक्ड है। लेकिन जब उसको हम एनर्जी देना शुरू किए, एनर्जी किस रूप में दे रहे हैं? हीट एनर्जी के रूप में दे रहे हैं। तो क्या होना शुरू हो गया? तो वो एक्साइटमेंट होने लगा, उसमें क्या होने लगा? एक्साइटेड होने लगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होने लगे, चलने लगे, एक्साइटेड होने लगे और हमारा मटेरियल जो है सॉफ्ट होने लगा।